फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 वेरी लेंथी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम टीवी लेने जाएंगे, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, बाइक, एक्टिवा, कुछ भी परचेस करने जाते हैं ना, तो पहले देखते हैं इंस्टॉलमेंट से मिलता है, हमारी कैपेसिटी नहीं होती है, उस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम इंस्टॉलमेंट से भी परचेस करते हैं। उसके लिए अकाउंट में हमने हायर परचेस सीखा था और उसका थियरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अकाउंटिंग फॉर लीज। फ्रेंड्स, सीए इंटर का स्टडी मटेरियल साथ में रखिए, पेज नंबर 70। अदरवाइज आपको कंसेप्ट ग्रास्प नहीं होगा और उसकी नोट लिखिए तो ही रिवीजन में काम आएगा। लेट मी सी, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले लीजर, लीजी को जो असेट देता है वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर कैसे करना वह इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। व्हाट इज द लीज? लीज में लीजर यानी असेट्स का लीगल ओनर लीजी को असेट्स पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट लेके राइट टू यूज एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है तो उसको हम लीज बोलते हैं। ओनर है अनदर पर्सन को कई सालों के लिए उससे इंस्टॉलमेंट लेके यूज़ करने का बोलता है तो वह लीज एग्रीमेंट माना जाता है। लेकिन यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले किसको अप्लाई नहीं होगा? फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, मैन्यूअर, आप कोई भी टिम्बर है, मेटल है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, माइनर राइट्स है, उसको यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, प्ले है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, मोशन पिक्चर्स है, उसको भी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। राइट टू यूज़ द लैंड, उसको भी यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। यह एस लर्न करने से पहले आप मटेरियल सामने रखिए, सीक्वेंस में सब एक एक टर्म समझने जाएंगे। सबसे पहले नॉन कैंसलेबल लीज। नॉन कैंसलेबल लीज में आपको क्या बताया है? टीचे की वजह से कैंसल जो लीज हो सकती है वह नॉन कैंसलेबल में इंक्लूड होगी। सबसे पहले रिमोट कंटीजेंसी की वजह से हमें कैंसल करना पड़ा है तो वह नॉन कैंसलेबल ही है। लीजर की परमिशन से लीजी कैंसल कर रही है तो वो भी नॉन कैंसलेबल है। फर्दर पीरियड ऑफ टाइम में वह असेट्स या नई असेट्स रिन्यू होने वाली ही है तो नॉन कैंसलेबल है। वही असेट्स विथ फर्दर पेमेंट और विदाउट फर्दर पेमेंट रिन्यू होगी, वो सर्टेन है, रीजनेबली सर्टेन है, तो हम उसको नॉन कैंसलेबल लीज बोलेंगे। बाद में का लीज टर्म एट द इंसेप्शन, शुरू में ही हमने एग्रीमेंट में जो पीरियड लिखा था वह तो लिस्ट में इंक्लूड होगा ही, लेकिन रीजनेबली सर्टेन फर्दर जो रिन्यू होने वाला है विद द एक्स्ट्रा पेमेंट और नोट वह भी लीज टर्म में इंक्लूड होगा। इंसेप्शन यानी शुरू से, इंसेप्शन यानी बिगिनिंग, हमारा डेट ऑफ कमिटमेंट और डेट ऑफ एग्रीमेंट विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी नोन एज ए इंसेप्शन। यह वर्ड कई जगह पे हम यूज़ करेंगे। MLP मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में लीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा वो तो इंक्लूड करना ही है, लेकिन लीजी ने जो रेसिडुअल गारंटी वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इतना तो मिलेगा ही, उसका गारंटी लीजी ने लिया है और ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, लेकिन लीजी के बिहाफ तो वह उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन MLP में
कंटीजेंट रेट नहीं आएगा। MLP में चार्जेस सर्विसेज जो रीइंबर्स टू और रीइंबर्स बाय द लीजर है वो भी इसमें नहीं आएगा। लीजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओनली लीजी का गारंटी ही नहीं, वो तो आएगा ही, लेकिन इंडिपेंडेंट फिनेंशियल कैपेबल ऐसा कोई थर्ड पार्टी ने रेसिडुअल वैल्यू का गारंटी दिया है तो वो भी MLP में इंक्लूड होगा। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म राइट टू परचेज दिया हुआ है, रीजनेबली सर्टेन है, लीजी परचेज करने वाला ही है, तो परचेज का वैल्यू है ना वो भी MLP में इंक्लूड होगा। फ्रेंड्स, आफ्टरवर्ड्स फेयर वैल्यू। व्हाट इज द फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू में asset to be exchanged or liability to be settled by the willing buyers, knowledgeable buyers in arm length transactions। मार्केट प्राइस से जो नॉलेज वाले बायर है जिसको परचेज करना है, ऐसे बायर जो असेट दे रहे हैं, लायबिलिटी ले रहे हैं, तो वह है फेयर वैल्यू माना जाएगा। इकोनॉमिक लाइफ पीरियड फॉर विच एग्रीड टू बी यूज्ड बाय one or another person, that is economic life। Product can be produced by one or another person, that is economic life। लेकिन यूजफुल लाइफ में यहाँ वन और अनदर पर्सन की जगह पे बाय लीजी आ जाएगा। एक्सपेक्टेड पीरियड टू बी यूज्ड और एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज पॉसिबल बाय लीजी है तो वो यूजफुल लाइफ है। एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट? लीजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो MLP लिया था, इंडिपेंडेंट बायर का भी गारंटी हमने एक्सेप्ट किया था, इंडिपेंडेंट बायर का भी रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी हमने एक्सेप्ट की हुई थी, वो तो कंसीडर करना ही है। लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में याद रखो फ्रेंड्स, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑल्सो विल बी एडेड। ये हुआ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। आफ्टरवर्ड अनअर्न्ड फिनांस इनकम। व्हाट इज अनअर्न्ड फिनांस इनकम? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स हम कैसे फाइंड करते थे? प्रेजेंट वैल्यू करके कंसीडर करके भी फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे अनअर्न्ड फिनांस इनकम इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजर्स पॉइंट ऑफ व्यू MLP एंड अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ आती थी ना, लीजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अनगारंटेड, उसी दोनों का प्रेजेंट वैल्यू हमें लेस करना है। दैट विल बी अनअर्न्ड फिनांस इनकम। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फिनांस इनकम। फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट रेट, डिस्काउंट रेट, हम जब अनअर्न्ड फिनांस इनकम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेना है? हम जो फिनेंशियल मैनेजमेंट में IRR लेते थे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल हो जाता था, ऐसा रेट हम 10%, 12% दो रेट कंसीडर करके हम लोअर रेट प्लस डिफरेंस करके फॉर्मूला से जो फाइंड करते थे वो यहाँ पे इम्प्लिसिट रेट होगा। इम्प्लिसिट रेट मीन्स फेयर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ऐसा रेट ऑफ रिटर्न आपको लेना है, वह डिस्काउंट रेट आपको लेना है। इम्प्लिसिट रेट के साथ बात बोरोइंग रेट, सिमिलर टर्म्स में सिमिलर सिक्योरिटी से सिमिलर फंड हम कहीं से ले पाते हैं तो वो कॉमर्शियल रेट है, बोरोइंग रेट है। जब इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल नहीं है तब हम यह रेट ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कंटीजेंट रेंट, कंटीजेंट रेंट पार्ट ऑफ MLP नहीं है, लेकिन कंटीजेंट रेंट यानी टाइम बेस नहीं, कंटीजेंट रेट यानी मे बी सेल्स बेस, यूसेज बेस, इंटरेस्ट रेट बेस, मार्केट रेट बेस, यानी अदर देन टाइम विल बी कंटीजेंट रेट। अभी हम टाइप्स ऑफ लीज जो लर्न करते हैं ना, टाइप्स ऑफ लीज में ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज में सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये इमीडिएटली ओनरशिप का
लीजर टू लीजी ट्रांसफ़र किया जाता है। टाइटल में और मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, सिर्फ सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लीजर टू लीजी रिलेटेड टू ओनरशिप। ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफ़र नहीं होता है, रिस्क रिवॉर्ड इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं होता है। एंड यह कंसेप्ट है वो सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म का है। लीजर का टाइटल है, तभी भी लीजी अपनी बुक में असेट दिखा सकता है। ये ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस, उसका कंक्लूजन हम देखते हैं। टाइटल डीड लीगल फॉर्म नहीं देख रहे हैं। इंडिकेटर्स ऑफ द फिनेंशियल लीज क्या है? पहले 5 पॉइंट्स है, बाद में एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है एंड ऑफ लीज टर्म, असेट्स है, उसका ओनरशिप है, लीजर टू लीजी ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है मार्केट प्राइस रेसिडुअल वैल्यू का इतना कम है, लीज टर्म ख़त्म होते ही उस वैल्यू, असेट की वैल्यू मार्केट में 20 लाख है, लेकिन लीजी को 2 लाख में परचेज का राइट दिया जाता है, तो रीजनेबली सर्टेन है कि लीजी तो वह परचेज करने वाला है ही, तो वो फाइनेंस लीज में माना जाएगा। पहले ओनरशिप ट्रांसफ़र, सेकंड में राइट इज़ गिवन, राइट सर्टेन है, वो एक्वायर करने वाला ही है। थर्ड यूज़फुल लाइफ, सब्सटेंशियल 10 साल का उसका यूज़फुल लाइफ था असेट का, हमने 8 साल के लिए लीज पे दे दिया। मेजर पार्ट तो हमने असेट्स का लीज पे दे ही दिया है, तो वो फाइनेंस लीज ही माना जाएगा। हमारी असेट्स का MLP है, उसका प्रेजेंट वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू के नज़दीक आएगा तो भी फाइनेंस लीज माना जाएगा। कोई स्पेसिफिक असेट लीजी ने लीजर से बनवाई है, लाइक एम्बुलेंस, मेजर मॉडिफिकेशन किए बिना और कोई बंदा उसका यूज़ नहीं कर सकता है, तो उसको भी हम फाइनेंस लीज बोलेंगे। ये 5 इंडिकेटर है जिससे फाइनेंस लीज डिसाइड की जाती है। एडिशनल इंडिकेटर है, आपको लीज कैंसिल करना है तो उसका लॉस लीजी बेयर करता है। रेसिडुअल वैल्यू का लॉस वो भी लीजी बेयर करता है। एंड फर्दर पेमेंट से रिन्यू होगा वो पक्का है। तो इस 3 एक्स्ट्रा इंडिकेटर दिए हुए हैं एडिशनल, उससे भी हम डिसाइड करेंगे कि यह फाइनेंस लीज है। आपको टाइप्स ऑफ लीज चेंज करना है तो कब कर सकते हो? ऐसा मत सोचो कि हम एंड ऑफ द लीज टर्म ही कर पाएंगे। इन बिटवीन भी आप टाइप्स ऑफ लीज है, ऑपरेटिंग टू फाइनेंस लीज चेंज कर सकते हैं। रिन्यू तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिडुअल वैल्यू में चेंज होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू में चेंज होगा, तो वह चेंज है, वो चेंज ऑफ लीज का टाइप नहीं है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीजी की बुक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लीजर की बुक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनेंस लीज लीजी एंड लीजर की बुक में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ऑपरेटिंग लीज इन लीजी एंड लीजर की बुक में, एंड सेल कम लीज बैक। इतने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंसेप्ट लर्न करने हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं फिनांस लीज। फिनांस लीज में लीजी की बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिनांस लीज में हमें मालूम है रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप लीजी के पास आ जाता है, इसीलिए लीजी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द MLP दोनों में से जो लोअर है वह लोअर वैल्यू कंसीडर करके असेट अकाउंट डेबिट टू लीजी करेगा। रिमेंबर दैट लीजी फिनांस लीज में असेट्स अपनी बुक में दिखाएगा, डेप्रिसिएशन लीजी चार्ज करेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो लीजी है, उस असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, असेट है वो रिकॉग्नाइज करेगा। और जब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लीज एग्रीमेंट रिलेटेड लीगल और कोई भी एक्सपेंस पे किया है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट्स। और जब लीजी एवरी ईयर और मंथ पेमेंट करेगा, इट इंक्लूड्स बोथ अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट में से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे कांस्टेंट रेट से इंटरेस्ट फाइंड करके टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद प्रिंसिपल पोर्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में से कम किया जाएगा। इसीलिए हमारी बुक में, लीजी की बुक में दोनों चीज़ आएगी।
डेप्रिसिएशन भी आएगा एंड फिनांस चार्ज भी आएगा। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लीजी की अदर असेट्स एंड फिनांस लीज सेपरेटली दिखाना है, लीजी की कैरिंग वैल्यू फिनांस लीज की सेपरेटली दिखानी है फ्रेंड्स। और लीज पेमेंट MLP जो करने का है विद इन 1 ईयर कितना करना है, 1 to 5 ईयर कितना करना है, बियॉन्ड 5 ईयर कितना करना है, वो भी डिस्क्लोज करना है। कंटीजेंट रेंट का बेस डिस्क्लोज करना है। सबलीज है तो सबलीज देने का राइट है या नहीं, और राइट है तो रिसीव कितना होगा वो भी डिस्क्लोज करना है। जनरल डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोज करना है। जनरल डिस्क्रिप्शन में और सब तो करना ही है, लेकिन बेस ऑफ कंटीजेंट रेंट, टर्म्स, कंडीशन ऑफ द लीज as well as escalation clause and any restriction agreement on dividend और एक्सेट्रा, वो सब भी आपको डिस्क्लोज करना है। ये बात हमने की फिनांस लीज में लीजी की बुक, अभी फिनांस लीज में लीजर की बुक, उसमें मैन्युफैक्चरर डीलर का सेपरेट कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं तो असेट आपको दे देता हूँ, मैं तो लीजर हूँ, तो मैं नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू से असेट्स को सेल करूँगा, मैं आपको रिसीवेबल खड़ा करके मैं सेल दिखा दूँगा। नेट इन्वेस्टमेंट लेना है, रिमेंबर दैट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं। हमें नेट इन्वेस्टमेंट से लीजी अकाउंट डेबिट करना है। जनरली आउटराइट सेल, अनकंडीशनल सेल का प्रॉफिट ही मैन्युफैक्चरर और डीलर दिखा सकता है, लेकिन फिनांस लीज में आपने रिसीवर ट्रांसफ़र कर दिया है तो आप प्रॉफिट लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन अनअर्न्ड फिनांस इनकम वो आप सिस्टेमेटिक बेस कांस्टेंट रेट से आप एवरी ईयर बीइंग ए लीजर एज ए इंटरेस्ट इनकम दिखाओगे। अभी लीजर की बुक में फिनांस लीज में डिस्क्लोजर क्या करना है, रिकंसिलिएशन देना ही है। टोटल अमाउंट मिला, उसमें से फिनांस चार्ज कितना, अगेंस्ट प्रिंसिपल कितना, 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 to 5 में कितना, मोर देन 5 में कितना, कंटीजेंट रेंट का बेस है, वो सब तो देना ही है। अनअर्न्ड फिनांस इनकम भी देना है, रेसिडुअल वैल्यू है वो भी एवरी ईयर रिव्यू करना है। अभी बात करेंगे ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज में लीजी वह चीज़ रेंट पे ले रहा है, एवरी ईयर सिस्टेमेटिक बेसिस रेंट P&L में लीजी चार्ज करेगा, मे बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। इनिशियल ईयर में रेंट कम हो सकता है, बाद में बढ़ सकता है, लेकिन हमने जो रेंट पे किया है उसमें से जो हमने बेस सिलेक्ट किया, लाइक प्रोडक्शन यूनिट हमने सिलेक्ट किया है, तो जितने प्रोडक्शन यूनिट हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस किए वो मल्टीप्लाई टोटल यूनिट डिवाइड, ऐसा प्रपोर्शनेट निकाल के हमें जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना ही हमें लीज रेंट P&L में ले जाना है। और नेक्स्ट जो है लीज रेंट वो इक्वलाइजेशन रेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जब ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है तब हमने लीज रेंट में भी 25,000 पे किया होगा, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से अर्लियर जो लीज रेंट इक्वलाइजेशन पड़ा था वो भी P&L में जाएगा। ये बात हुई ऑपरेटिंग लीज में लीजी की बुक लीज रेंट डेबिट करेगा, प्रोडक्शन कम है तो उतना इक्वलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, तब ज़्यादा है तब उसमें से P&L में जाएगा। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमें सब रिकंसिलेशंस, कैरिंग वैल्यू, फिनांस इनकम का बेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब लीजी की बुक में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगेन लीजर की बुक लीजर है वो अपनी बुक में असेट दिखाएगा, लीजर है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ऑपरेटिंग लीज की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग बुक में लीजर ही उसका ओनर कंटिन्यू है, डेप चार्ज करेगा। इम्पेयरमेंट है एसेट्स का 28, मार्केट वैल्यू के अलावा और कोई रीजन से वैल्यू कम हुआ है तो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग लीज में लीजर करेगा। अनअर्न्ड फिनांस इनकम रिकॉर्ड कैसे कर रहा है, रेसिडुअल वैल्यू का गारंटी, डिस्क्रिप्शंस है, असेट्स का डिस्क्रिप्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो सब डिस्क्लोजर ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो सब डिस्क्लोजर ऑपरेटिंग लीज में लीजर को भी करना है, लेकिन याद रखो फिनांसिंग लीज में डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग वैल्यू वो सब लीजी दिखाएगा, और ऑपरेटिंग लीज में असेट्स का वैल्यू, डेप्रिसिएशन वो सब ऑपरेटिंग लीज में लीजर दिखाएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग लीज में लीजर ही इम्पेयरमेंट भी करेगा।
उसके बाद है सेल लीज बैक। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास असेट पड़ी है, मुझे असेट बिना चलता भी नहीं है, मैंने असेट्स ए को बेचा, अगेन ए से वही असेट लीज पे लिया, मुझे मनी भी मिल गए सेल के और मुझे रेंट पे करना होगा तो मुझे असेट का भी यूज़ मिल जाएगा। सेल लीज बैक में 3 सिचुएशन है। हमने जो असेट बेचा सेल इक्वल टू फेयर वैल्यू है, सेल इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो हमें प्रॉफिट और लॉस इमीडिएट रिकॉग्नाइज करना है। रिमेंबर दैट प्रॉफिट लॉस काउंट करने के टाइम फेयर वैल्यू कंसीडर मत करो, प्रॉफिट और लॉस का तो फॉर्मूला फिक्स ही है, सेल वैल्यू जो बैंक में आएगा, सेल वैल्यू माइनस WDV। कंपेरिजन डिसाइड करने के लिए सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू करो, लेकिन बुक्स में फेयर वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। सेल वैल्यू माइनस WDV विल बी प्रॉफिट और लॉस, सेल वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन P&L। लेकिन आपका सेल वैल्यू से फेयर वैल्यू ज़्यादा है, 2 ऑप्शन है, इमीडिएट रिकॉग्नाइज इन P&L कुछ नहीं बोला है तो, लेकिन आपको बोला है फेयर वैल्यू से सेल वैल्यू कम है और आपका वह जो लॉस है वह लीज रेंट में कंपेंसेट हो जाएगा। 10 लाख की असेट थी, मैंने 6 लाख में ए को बेचा, उसने मुझे 30,000 रेंट की जगह 10,000 रेंट में लीज पे दिया, तो क्या हुआ, फेयर वैल्यू से कम पैसे मैंने आपको दिया, आपने मुझे कम रेंट पे दिया तो कंपेंसेट हो गया। तो मेरा जो लॉस है वो लीज टर्म में डिफर्ड इंस्टॉलमेंट यानी एवरी ईयर राइट ऑफ करना है। लेकिन सेल वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो ऑलवेज डिफर्ड, सिस्टेमेटिकली लीज टर्म में आपको राइट ऑफ करना है। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल 70 पेज सामने रख के ये वीडियो सुनिए, अंडरलाइन करते जाइए, पॉइंट्स लिखते जाइए, तो एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो यूज़फुल हो पाएगा। ये वीडियो मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सीक्वेंस में वीडियो सुनने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, तेजवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए और बने रहिए मेरे साथ। हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।